देश में एक चर्चित अभी मुद्दा है, एक देश एक चुनाव। क्या भारत में होना चाहिए व नहीं होना चाहिए? इस संदर्भ में जहाँ तक भारत की संविधान कहती है, देश की राजनीतिक व्यवस्था चक्र कहती है, दोनों बातों को अमल में लाना पड़ेगा। भारत में विधि आयोग ने सर्वप्रथम 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने सुझाव दिया कि भारत में अभी समय की मांग है कि एक देश एक चुनाव होनी चाहिए। इस संदर्भ में राज्यसभा के सभापति भैरव सिंह शेखावत जब राज्यसभा के सभापति थे, उन्होंने इस विषय पर भी मुख्यमंत्री स्तरीय सम्मेलन बनाने की बात कही थी। अब समय का अंतराल देखिए कि 1999 में विधि आयोग ने सलाह दिया, 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आते हैं, इन्होंने भी यह निर्णय लिए कि देश में एक देश एक चुनाव होनी चाहिए। तो EM सुदर्शन नचियप्पन राज्यसभा सदस्य थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया गया। यह कमेटी भी सरकार को खुली रूप से सुझाव दिया एक देश एक चुनाव होनी चाहिए। भारत में नीति आयोग ने भी सलाह दिया है और 2 बार नीति आयोग ने सलाह दिया है कि एक देश एक चुनाव होनी चाहिए। लेकिन अब यदि इस बात को देखा जाए कि ये कैसे, क्या यह संभव है, जो देश में अभी एक चर्चा का मुद्दा ले लिया। देखा जाए, सबसे पहले 2 सितंबर 2023 को एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में यह कमेटी गठन किया गया। इसके सदस्य थे रामनाथ कोविंद, अमित शाह, हरीश साल्वे, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, संजय कोठारी। ये 8 सदस्य था। विशेष आमंत्रित सदस्य में 2 सदस्य को शामिल किया गया, अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री और नीतीश चंद्रा जो इसके सेक्रेटरी थे, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया। भारत के संविधान में क्या यह संभव है कि एक देश एक चुनाव हो? यह संभव था जब हमारा देश में चुनाव पहली बार 1952 से आयोजित हुई। तो 52 से 57 तक ही चुनाव तो कंटिन्यूटी रहा। 57 में कुछ राज्यों की सरकार अनुच्छेद 356 का शिकार हुआ, जिसमें केरल था, और नंबूदिरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया गया। यहीं से एक सिलसिला 356 की हुई है, और 356 रूपी जो एक तलवार है, जिसकी दुधारी तलवार है, जो आप UPSC मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, इसका शिकार भारत के अधिकांश राज्य हुआ। कुल मिलाकर 1952 से 1967 तक का स्थिति को देखा जाए तो देश में एक देश एक चुनाव की स्थितियां थी। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ साथ होता था। 67 के बाद यह व्यवस्था चक्र टूटने लगा। इसका 2 मूल कारण था कि एक्ट 356 के तहत कुछ राज्यों को इसका शिकार किया गया, जिसमें बहुमत की सरकार को भी बर्खास्त किया गया, और कुछ राज्य में आपसी खींचातानी के कारण भी सरकार समय से पहले चली गई, तो वहां पर 356 लाया गया। तो 356 ने ही इसे दूरी किया है। उस समय में हमारा भारत में कम साक्षरता दर था, फिर भी लोग एक साथ चुनाव कराने में सफल हुए। इस बात को भी पॉइंट गौर करना है। जो अभी कुछ राजनीतिक पार्टी ने यह कह रही है कि चुनाव नहीं होनी चाहिए, हम उस पर भी चलते हैं, पहले संवैधानिक प्रक्रिया को देख लिया जाए। अब सवाल उठता है कि 2014 में 3870 मतदाताएं इसमें शामिल था, जिसमें से इतना राशि खर्च पड़ा था। मतदाता 84.4 करोड़ थे। इतना 3870 करोड़ रुपया 2014 में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, जो कि खर्च हुआ। 2019 में यह बढ़कर के लगभग दोगुनी से थोड़ी कम 6500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मतदाता की संख्या हमारी 90 करोड़ मतदाता थी। 2024 में 1.35 लाख करोड़ खर्च हुआ, जो मतदाता की संख्या 97.97 के आसपास पहुंचा। तो इस प्रकार से देखिए कि अंतराल का ग्राफ कितना बढ़ रहा है। 3870, अब सीधे 6500, अब ये यहां पर सीधा 1.35 लाख करोड़ खर्च पर चला गया। तो ये अंतर, ये खर्च हुआ, ये व्यय, इस व्यय की आपूर्ति कैसे होगी, सवाल यहां उठता है।
यदि राज्य के चुनाव को देखा जाए तो हमारे भारत में प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं किसी राज्य के चुनाव में खर्च हो रहा है, जो प्रत्येक वर्ष हो रहा है। या यदि हम ये प्लस कर देंगे इस BI के भीतर में, तो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रभावित होता है, देश की जो योजनाएं बनती है, ये योजना क्यों नहीं बन पाती है, ये लागू क्यों नहीं हो पाती है ढंग से, उसका हम प्रतिफल देखते हैं कि देश के भीतर बेरोजगारी की दर बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी दर यदि बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तो आखिर रोजगार नहीं मिलने पर देश में बहुत सारे असामाजिक वातावरण पैदा हो सकता है, लोकतांत्रिक बाधक तत्व उत्पन्न हो सकता है। इन बाधक तत्वों को खत्म करने का एक ही रास्ता है, हर दो हाथ को रोजगार। इसके लिए आपको उद्योग बनाना पड़ेगा। उद्योग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? निवेशकर्ता निवेश भारत में कम कर रहे हैं, तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना पड़ेगा। देश में एक आवाज उठाई जाती है कि ये सही है कि हम तृतीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने 2030 में एक अनुमान लगाया है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे, अभी पांचवी अर्थव्यवस्था में हम हैं। लेकिन IMF ने यह अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत जल्दी से 2027 तक ही ये बन सकता है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत यदि इस व्यवस्था की ओर बेहतरीन स्थितियों में 2047 का जो अनुमान लगा रही है, ये तभी संभव है कि पहले चुनाव में सबसे अधिक खर्च हो रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे बनते हैं जो करोड़पति होते हैं, बहुत ही कम गरीब रेयर मात्रा में ही हमारे चुनाव को जीतने में सफल हो रहे हैं। आज लोकसभा के भीतर में जब चुनाव 2024 की हुई थी, सरकार के आंकड़े हैं कि 80% से अधिक सांसद हमारे करोड़पति हैं। इसका मतलब गरीब जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता क्या? जब तक जनता की कल्याण नहीं होगी, तो आखिर इस करोड़पति के जीतने से जनता को क्या लाभ होता है? मतदान की रेशियो में भी लगातार जो अनुमान होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, वो वृद्धि नहीं हो पाती। हमारी मतदान में रेशियो कितना होता है? 67.7%। अब ये कह देते हैं कि बहुत बड़ी मतदान हुई। कम मतदान में एक बेहतर सरकार का विकल्प तराशना कठिन कार्य हो जाता है। अधिकांश जनता यदि चुनाव में भाग लेगी, तो उसके लोकतंत्र के महापर्व को उचित दिशा का वातावरण देना पड़ेगा। जिस तरीका से हम ये त्योहार मनाते हैं, यह मतदान एक त्योहार का रूप में धारण करना चाहिए। इसके लिए जनता को भी जागरूक होकर के ये त्योहार का वातावरण बनाने का एक समुचित वातावरण दिया जाए। अब देखा जाए कि 2015 में बिहार का हम एक चुनाव का ले लेते हैं। 2015 में चुनाव हुई, तो उसमें हम 300 करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ था, और वहीं 2020 में 625 करोड़ रुपये खर्च हुआ। ये आंकड़ा देखिए, दुगुनी की रफ्तार से बढ़ने की स्थिति में जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या देश में के संविधान में यहाँ पर आप संशोधन कैसे करना होगा? इस संविधान में सबसे पहले एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत संशोधन करना होगा कि लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह चुनाव 5 वर्ष से पहले या नहीं हो, इसके लिए यहाँ संशोधन करना होगा। दूसरा है, विधानसभा की कार्यकाल जो 5 वर्ष होती है, वह 172 के तहत इसकी कार्यकाल समय से पहले यह भंग नहीं हो, तो ये 5 वर्ष इसमें भी है। तो यहाँ पर एक संशोधन होनी चाहिए कि समय से पहले चुनाव नहीं होनी चाहिए। अब कहता है 85B कहती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85B कहती है कि राष्ट्रपति को यदि पूर्ण रूप में विश्वास हो जाता है कि किसी भी दल का नेता अभी बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर आप लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में देश में 5 बार मध्यावधि चुनाव हुआ है, यानी अनुच्छेद 85B का प्रयोग हो जाने के कारण देश में 5 बार मध्यावधि चुनाव हुआ। 5 बार मध्यावधि चुनाव को देखा जाए तो पहली 1971 में चुनाव हुआ, दूसरा 1979 के भीतर चुनाव हुआ, तीसरा 1991 में चुनाव हुआ, चौथा 1998 में चुनाव हुआ, पांचवा 1999 में चुनाव हुआ। ये 5 मध्यावधि। अब ये 18वीं लोकसभा भारत में काम कर रही है। इसमें से 5 लोकसभा की गठन समय से पहले होने के कारण यानी मध्यावधि चुनाव के तहत किया गया। अब एक चुनाव पर मैं यहां दिखा रहा था आंकड़े में कि 1.35 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। यदि हम मध्यावधि चुनाव की स्थितियां हमारे देश के भीतर आती है, तो आखिर फिर इतने पैसे खर्च होंगे। फिर विधानसभा की चुनाव हर राज्य में अलग अलग होता है। एक राज्य में अलग से चुनाव होने से, जैसे मान लीजिए कि बिहार में चुनाव होती है, तो हमें गुजरात के भी कुछ अधिकारियों को बुलाना पड़ता है। तो
गुजरात से भी कुछ अधिकारी को लाना पड़ता है, तो गुजरात की भी कार्य व्यवधान होता है। बिहार से यदि हम गुजरात में भेजते हैं तो बिहार की कामकाज बाधित होती है। तो इस प्रकार से यदि बाधित करके चुनाव कार्य कराया जाए तो क्यों नहीं एक चुनावी सत्र हो। जब संसद में सत्र हो सकता है तो चुनावी सत्र क्यों नहीं हो सकता है। यदि चुनावी सत्र की व्यवस्था यदि भारत के भीतर हो तो आप 2 महीना 3 महीना के अंदर में चुनाव पूरा करा लीजिए। विकास कार्य जो भी है उसमें जो ठप पड़ जाती है ये सारी कार्य का अद्यतन भी होता जाएगा। अब आप देखिए क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है कि नहीं। स्वीडन में सितंबर के दूसरी संडे को एक साथ चुनाव करा ले जाते हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय। दूसरा, इंडोनेशिया 2019 में पहली मर्तबा एक साथ चुनाव कराएगा। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय जो व्यवस्था है उसमें चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है। भारत विश्व का यदि बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत को भी दुनिया को भी एक सीख देने की आवश्यकता है। भारत में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, क्षेत्रीयता जैसे लोकतांत्रिक बाधक तत्व तो है हमारे देश के भीतर में। इसका समाधान का रास्ता एक ही है कि एक देश एक चुनाव का माहौल बनाया जाए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाना है। धर्म की राजनीति, जाति, क्षेत्रता की राजनीति से ऊपर उठने के लिए आवश्यकता है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में संभव हो सकता है कि एक देश एक चुनाव हो। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टी का दो पक्ष मानना है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। इससे उसका क्या हानि होती है। क्षेत्रीय पार्टियां कुछ ऐसी भी अपने सम्मेलन में व्यक्त कर चुके हैं जो अभी एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। उस समय कभी ये यूपीए गठबंधन जो अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं तो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा रहा है। कुछ एनडीए गठबंधन, अब वो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां, कुछ अब आपका इंडिया गठबंधन का शामिल हिस्सा है। अब एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संसद में जब इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में रखा गया तो सत्र में आने के बाद यहाँ पर सदन में प्रस्तुत होने के लिए यानी प्रथम वाचन में फर्स्ट रीडिंग में विधेयक को लाने के लिए उतना आवश्यक बहुमत नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को सीधे कमेटी के भीतर भेज दिया और कमेटी विचार करेगी और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर तब यह प्रस्तुत किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस प्रस्ताव को रखे और उन्होंने जब के पक्ष में देखा गया कि समर्थन कम रहा तो विचारणीय प्रश्न है कि छोटी छोटी पार्टी को यह संदेह है कि हम यदि चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में इससे हमारी हार हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि की चयन भारत में होनी चाहिए। यदि ये सोचते हैं तो इसका एक दृष्टिकोण यह है कि केंद्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी का नेता की यदि जादुई छड़ी चलती है तो उसका असर राज्य के चुनाव पर पड़ता है। उदाहरण के रूप में देखिए 1952 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जादुई छड़ी चली। उसके बाद इंदिरा गांधी की कमान आई तो इंदिरा गांधी की जो कमान चलती थी। उसके बाद अभी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी को आगे रख करके वोट लिए जा रहे हैं। तो इसका असर ये प्रांतीय चुनाव पर निश्चित है कि जरूर पड़ेगा। भारत की जनता को भी राजनीतिक सीख का एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। राजनीति हमारी विज्ञान है और विज्ञान को एक प्रयोगशाला चाहिए। यह एक प्रयोग का अवसर होना चाहिए जिसमें एक देश एक चुनाव होने से हमारी जनता भी प्रशिक्षित होगी। हमें विधानसभा में किसको वोट देना है और हमें लोकसभा में किसको वोट देना है ये जनता को पता होता है। जब देश का मालिक जनता है, कॉन्स्टिट्यूशन वी आर पीपुल से स्टार्ट होता है तो जनता के पास ये अधिकार जरूर जाना चाहिए और जनता की फैसला को ही यह स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, मेरी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। अस्तित्व ऐसा नहीं। भारत में छोटे छोटे राजनीतिक दल या बड़े राजनीतिक दल जब तक जनता की सर्वांगीण विकास के माध्यम नहीं बनेंगे, जनता की आवाज को सदन के भीतर नहीं उठाएंगे तो फिर एक गरीब आदमी को भी सांसद और विधानसभा सदस्य बनने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, वो भी रास्ता मिल जाएगा। आपको समय से पहले अपने क्षेत्र में डटना पड़ेगा, जनता की समस्या को समझना पड़ेगा। और यदि इस प्रकार से असमौस जीवन जी करके जनता की समस्या कुछ समझें कुछ ना समझें
इसकी संभावना भी उस नेता का अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए परिश्रम तो जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए और बढ़ती परिवेश में हमारे जनप्रतिनिधि को जो सुविधाएं हैं, इस सुविधा के अनुसार यह समय की मांग है कि जनता यानी देश जनता के हित को ध्यान में रखकर ही बहुमत का निर्णय होता है। अब आवश्यकता है कमेटी क्या निर्णय देती है, लेकिन एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ है। इसकी रास्ता साफ होने के लिए कमेटी का निर्णय की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं कि वो क्या दे रही है। आवश्यकता हमारी देश की है कि यदि हम भारत को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे तो एक देश एक चुनाव होनी चाहिए। समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, इससे हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। आवश्यकता है इस पर आम राय बने। धन्यवाद।